हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है इस चैनल पर। और आप सभी को पता है यहाँ पर DFCCIL जूनियर मैनेजर ऑपरेशंस एंड VD की प्रिपरेशन कराई जा रही है। तो उसी क्रम में यहाँ टोटल 8 यूनिट्स आपको पढ़नी है। तो उसी में एक यूनिट आपका है फाइनेंस फॉर मैनेजमेंट। तो फाइनेंस फॉर मैनेजमेंट के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। टोटल 12 क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ यहाँ पर, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। और ये जो 12 क्वेश्चन हैं वो 3 टॉपिक से लिए गए हैं। वो कौन से 3 टॉपिक हैं देखिए, डिविडेंड पॉलिसी डिसीजन, और दूसरा है कैपिटल स्ट्रक्चर, और तीसरा है मेथड्स ऑफ कैपिटल बजटिंग, यानी कैपिटल बजटिंग की जो टेक्निक्स होती हैं उन पर बेस्ड कुछ सवाल हैं। तो इन 3 टॉपिक को हमने यहाँ पर शामिल किया है। ये जो भी 12 क्वेश्चन यहाँ पर लिए हैं तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि ये जो 3 टॉपिक हैं, चाहे डिविडेंड पॉलिसी डिसीजन की बात करें, चाहे कैपिटल स्ट्रक्चर की बात करें, चाहे जो कैपिटल बजटिंग की जो टेक्निक है उनकी बात करें, तो एक आइडिया लग जाएगा कि यहाँ से किस तरीके के सवाल पूछे जाएंगे। तो सवालों को शुरू करने से पहले कुछ चीज़ें आप समझ लीजिए। देखिए, डिविडेंड पॉलिसी डिसीजन की कुछ अप्रोचेस हैं, उनको आपको पढ़ना होगा। आप मैं आशा करता हूँ आप इन चीज़ों को पढ़ चुके होंगे, तभी ये चीज़ें आपको समझ में आने वाली हैं आगे जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं। तो ये 5 यहाँ पर अप्रोचेस हैं। यहाँ पर आपको इम्पोर्टेंट सिर्फ 3 पढ़नी है, आपका जो क्वेश्चन है एग्जाम में हो जाएगा। वाल्टर मॉडल, गॉर्डन मॉडल, हाइपोथेसिस, बस आपको ये 3 पढ़ लेनी है। वाल्टर मॉडल और गॉर्डन मॉडल को जो है रिलीवेंस मॉडल कहते हैं। रिलीवेंस मॉडल का मतलब है कि इन्होंने ये कहा था कि अगर कोई फर्म डिविडेंड देती है तो जो मार्केट वैल्यू वो फर्म की है वो अफेक्टेड होगी, ठीक है। और हाइपोथेसिस के अनुसार, हाइपोथेसिस का मतलब होता है मोदी गिलियानी एंड मिलर अप्रोच भी इसको कहते हैं। का फुल फॉर्म है मोदी गिलियानी एंड मिलर, तो इसको मोदी गिलियानी एंड मिलर अप्रोच भी कहते हैं। तो मोदी गिलियानी के अनुसार इन्होंने कहा था कि कोई भी फर्म डिविडेंड दे चाहे ना दे, लेकिन उसकी मार्केट वैल्यू पर डिविडेंड का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, इसीलिए इनके मॉडल को इरिलीवेंस मॉडल कहा गया। तो आप ये समझ चुके होंगे रिलीवेंस मॉडल और इरिलीवेंस मॉडल। तो वाल्टर और गॉर्डन के जो मॉडल थे वो रिलीवेंस मॉडल थे, और हाइपोथेसिस वो जो थे इरिलीवेंस मॉडल था। और ये भी आप एक नज़र डाल लीजिएगा, ट्रेडिशनल थ्योरी और लिंटल मॉडल, यहाँ से सवाल नहीं आएगा। यही 3 आपको पढ़ लेनी है, यहीं से आपका क्वेश्चन एग्जाम में आपको करना है। आपको विद्वान बनना नहीं है, तो यहाँ से आपका क्वेश्चन एग्जाम में हो जाएगा। तो देखिए, यहाँ पर मैंने कुछ एजम्पन्स, इन सभी की एजम्पन्स आपको ध्यान रखनी है, चाहे गॉर्डन हो चाहे हाइपोथेसिस हो, सभी की एजम्पन्स भी आपको पढ़नी है, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में 100% क्वेश्चन आना ही आना है। तो यहाँ पर मैं सिर्फ वाल्टर मॉडल की एजम्पन्स को बता देता हूँ। वाल्टर मॉडल ने कुछ चीज़ें एज्यूम की थी, उनको आप समझ लीजिए। ऑल फाइनेंसिंग इज डन थ्रू रिटेन्ड अर्निंग, इनके अनुसार जो भी फाइनेंसिंग होगी वो रिटेन्ड अर्निंग के थ्रू होगी। एक्सटर्नल सोर्सेज का यूज यहाँ पर नहीं किया जाएगा। किसके अनुसार? वाल्टर मॉडल के अनुसार। उन्होंने कहा था फर्म हैज परपेचुअल लाइफ, जो फर्म की जो लाइफ है वो वेरी लॉन्ग है, और रेट ऑफ रिटर्न और कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है वो हमेशा कॉन्स्टेंट रहेंगे, और अर्निंग पर शेयर और डिविडेंड पर शेयर जो है ये जो है इनमें कोई चेंजेस नहीं होगा। ये कुछ अजेम्पन्स इन्होंने एज्यूम किया था अपनी जो मॉडल को देने से पहले। अब इनका एक फार्मूला है, ये भी आपको याद रखना है। कभी कभी एग्जाम में डायरेक्ट फार्मूला आपको दे दिया जाता है और पूछा जाता है किसका फार्मूला है, तो ये आपको ध्यान रखना है। वाल्टर का फार्मूला है यहाँ पर P = D+R/Ke/E-D/T/Ke। अब इनका मतलब क्या हुआ वो भी आप देख लीजिए, नीचे मैंने मेंशन कर रखा है। P होता है मार्केट प्राइस ऑफ शेयर, E अर्निंग पर शेयर, D डिविडेंड पर शेयर, K कॉस्ट ऑफ इक्विटी, R रेट ऑफ रिटर्न। तो ये आपको फार्मूला भी, इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है, ठीक है। तो ये आपको फार्मूला भी याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए, यहाँ पर मैंने दे रखा है मेथड्स ऑफ कैपिटल बजटिंग। तो यहाँ से भी आपका क्वेश्चन आना है 100%। तो आपको 2 तरीके की कैपिटल बजटिंग की टेक्निक होती हैं, एक तो ट्रेडिशनल मेथड होते हैं, एक मॉडर्न मेथड होते हैं। ट्रेडिशनल में क्या होता है, नॉन डिस्काउंटिंग मेथड होते हैं, यानी कि यहाँ पर टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर नहीं किया जाता है। टाइम वैल्यू ऑफ मनी का मतलब होता है जो आज का 100 रुपये है वो 1 साल बाद 100 रुपये नहीं रह जाएगा, उसकी वैल्यू जो है डिक्रीज हो जाएगी, उसी को जो है नॉन डिस्काउंटेड या टाइम वैल्यू ऑफ मनी कहते हैं, ठीक है। तो ट्रेडिशनल मेथड्स में टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर नहीं किया जाता है। तो यहाँ पर 3 मेथड हैं, पेबैक पीरियड मेथड, पोस्ट पेबैक पीरियड मेथड, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न या एवरेज रेट ऑफ रिटर्न, इनको ARR भी कहते हैं। तो यहाँ पर 2 इंपॉर्टेंट आपको पढ़ने हैं, पेबैक पीरियड मेथड और ARR, ठीक है, ट्रेडिशनल मेथड्स में। और मॉडर्न मेथड की बात करें, मॉडर्न टेक्निक की बात करें, यहाँ पर इनको कहते हैं डिस्काउंटेड मेथड्स, क्योंकि यहाँ पर टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर किया जाता है। तो यहाँ देखिए 3 आपको याद रखने, नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड और प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड, और इसी को बेनिफिट कॉस्ट रेशियो भी कहते हैं। तो ये जो है मॉडर्न में आपको 3
पढ़ने हैं, यहीं से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन जाएगा। अब देखिए इनका यूज कहाँ करते हैं, किसी भी प्रोजेक्ट को इसको एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है, उसकी कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पर इन चीज़ों का हम यूज करते हैं, जो भी ये मेथड यहाँ पर कैपिटल बजटिंग के दिए गए हैं। अब यहाँ पर देख लीजिए, नेट प्रेजेंट वैल्यू की बात करें, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको सिर्फ बताऊंगा यहाँ पर। नेट प्रेजेंट वैल्यू की बात करें, अगर एनपीवी, शॉर्ट में लिखते हैं एनपीवी, अगर एनपीवी इज ग्रेटर देन जीरो, अगर एनपीवी की वैल्यू जो है जीरो से अधिक है तो प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लेंगे। अगर एनपीवी की वैल्यू इक्वल टू जीरो है तो यहाँ पर कंडीशन इंडिफरेंस की आती है। इंडिफरेंस का मतलब प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट भी कर सकते हैं, रिजेक्ट भी कर सकते हैं। अगर एनपीवी की वैल्यू लेस देन जीरो आती है तो प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर देते हैं। इसी प्रकार प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स की बात करें तो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स की वैल्यू अगर 1 से अधिक आती है, पी आई इज ग्रेटर देन 1, देन द प्रोजेक्ट इज एक्सेप्टेड, आप प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लेते हैं। अगर पी आई की वैल्यू इज इक्वल टू जीरो आती है तो यहाँ पर इंडिफरेंस की कंडीशन जो है होती है, प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट भी किया जा सकता है, रिजेक्ट भी किया जा सकता है। अगर पी आई की वैल्यू लेस देन 1 आती है तो यहाँ पर प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ से एक सवाल और आता है कि प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स और नेट प्रेजेंट वैल्यू में रिलेशन कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है। यहाँ पर जब कोई टिपिकल क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो वो रिलेशन समझ लीजिए, कुछ नहीं है। देखिए प्रोजेक्ट को जब एक्सेप्ट करते हैं तो मैंने अभी आपको बताया कब रिसिप्ट करते हैं, जब पी आई इज ग्रेटर देन 1 हो। अब यही चीज़ एनपीवी में लागू कर दीजिए, जब नेट प्रेजेंट वैल्यू में कब प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करते हैं, आप कहेंगे जब एनपीवी की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो हो। समझ रहे हैं ना, मैं एक बार फिर लिख देता हूँ यहाँ पर, अगर पी आई की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तब प्रोजेक्ट को हम एक्सेप्ट करते हैं। यही चीज़ जब एनपीवी में हम बात करेंगे तो एनपीवी का मतलब होता है नेट प्रेजेंट वैल्यू, जब इसका मान जीरो से अधिक होता है, एनपीवी इज ग्रेटर देन जीरो, तब हम प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करते हैं। यही चीज़ पी आई इज इक्वल टू 1, ये कौन सी कंडीशन, इंडिफरेंस की होती है, प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। यही चीज़ एनपीवी में इंडिफरेंस की कंडीशन कौन सी होती है, तो आप कहेंगे एनपीवी इज इक्वल टू जीरो। एक थर्ड कंडीशन, पी आई इज लेस देन इक्वल, पी आई इज लेस देन 1, यानी कि पी आई का मान 1 से कम आ रहा है तो प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर देते हैं। यही चीज़ एनपीवी में कब करते हैं, यही चीज़ एनपीवी में करते हैं जब एनपीवी की वैल्यू लेस देन जीरो हो जाती है। ठीक है, तो यही सीधा सीधा इनमें रिलेशन आपसे कभी कभी पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो चलिए आगे जब क्वेश्चन करेंगे आपको ये चीज़ें और अच्छे से समझ में आ जाएंगी। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन की तरफ डायरेक्ट। तो पहला क्वेश्चन आप देखिए, एज्यूम दैट अ फर्म हैज़ एक्यूरेटली कैलकुलेटेड द नेट कैश फ्लो रिलेटिंग टू एन इन्वेस्टमेंट प्रपोजल इफ द नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ दिस प्रपोजल इज ग्रेटर देन जीरो। यहाँ पे आ गया एनपीवी का मान जो बोला गया है ग्रेटर देन जीरो है, तो मैंने अभी कंडीशन बताई जब एनपीवी ग्रेटर देन जीरो होती है तो प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लिया जाता है। तो यहाँ पर आप ऑप्शन में देख लीजिए, ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, एक्सेप्ट द प्रपोजल। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपसे सवाल पूछे जाएंगे। अगला सवाल देखिए क्या पूछा गया है। अगला सवाल आपसे पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो यहाँ पर देखिए, इफ़ एनपीवी ऑफ ए प्रोजेक्ट इज ग्रेटर देन जीरो इट्स पी आई विल इक्वल टू जीरो। बोला गया है कि एनपीवी, ध्यान से आप समझ लीजिए सवालों को, एनपीवी ऑफ अ प्रोजेक्ट इज ग्रेटर देन जीरो, कहा कि एनपीवी इज ग्रेटर देन जीरो होता है तो बोल रहा है कि पी आई जो है इक्वल जीरो हो जाता है। ऐसा तो होता नहीं है, मैं बता चुका हूँ, यानी पी वी अगर ग्रेटर देन जीरो होगा तो पी आई ग्रेटर देन 1 होगा, तभी तो प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करेंगे। एन पी वी की बात करेंगे, प्रोजेक्ट को एन पी वी में कब एक्सेप्ट करते हैं, जब एन पी वी इज ग्रेटर देन जीरो होता है। और प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स में प्रोजेक्ट को कब एक्सेप्ट करते हैं, जब पी आई इज ग्रेटर देन 1 होता है। तो ये तो हो नहीं सकता, तो डायरेक्ट हम देखिए आपको आंसर बता देते हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए, इफ पी आई ऑफ अ प्रोजेक्ट इज लेस देन 1, पी आई की वैल्यू लेस देन 1 है, यानी कि प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर देंगे। अब यही चीज़ एनपीवी में कब प्रोजेक्ट को रिजेक्ट करते हैं, जब एनपीवी की वैल्यू लेस देन जीरो हो जाती है। तो यही तो दे रखा है, आप ऑप्शन सी को पढ़िए, इफ द पी आई ऑफ अ प्रोजेक्ट इज लेस देन 1 इट्स एनपीवी शुड बी लेस देन जीरो। ठीक है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, द प्रपोजल इज एक्सेप्टेड इफ द प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स इज मोर देन 1। ठीक है, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स जब मोर देन 1 यानी ग्रेटर देन 1 होती है तभी हम प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करते हैं, और जब प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स लेस देन 1 हो जाती है तो प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर दिया जाता है। ये सेकेंड क्वेश्चन को भी आप देख लीजिए, द प्रपोजल इज रिजेक्टेड इन केस द प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स इज लेस देन 1।
ठीक है, तो ये आपको टेक्निक्स ध्यान से पढ़ लेनी है। चाहे ट्रेडिशनल टेक्निक्स की बात करें, पेबैक पीरियड, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, और मॉडर्न मेथड में आपके पास 3 है, नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड एंड प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड। इसी को कहते हैं बेनिफिट कॉस्ट रेशियो। आगे देखिए क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द मेरिट्स और एडवांटेज ऑफ नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड। तो नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड में देखिए, दिस मेथड कंसीडर द इंटायर इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट, बिल्कुल सही है। इट टेक्स इनटू अकाउंट द ऑब्जेक्टिव ऑफ मैक्सिमम प्रॉफिटेबिलिटी, बिल्कुल सही। दिस मेथड कैन बी अप्लाइड वेयर कैश इनफ्लो आर इवन, तो ऑल ऑफ द एबव इसका आंसर हो जाएगा। ये देखिए नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड के बारे में आपसे पूछा गया था। आगे देखिए, यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया है, विच इज द एजम्पशन ऑफ मोदिग्लियानी एंड मिलर अप्रोच टू कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल की बात करें तो वहाँ पर भी आपको कुछ अप्रोचेस पढ़नी है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है मोदिग्लियानी एंड मिलर अप्रोच, तो आप इसको देख लीजिए कौन इसमें अप्रोच है। द कैपिटल मार्केट आर एज्यूम टू बी परफेक्ट, बिल्कुल मोदिग्लियानी के अनुसार द कैपिटल मार्केट परफेक्ट होना चाहिए, उन्होंने एज्यूम किया था। अगला देखिए बी, द फर्म कैन बी क्लासिफाइड इनटू होमोजूनियस रिस्क क्लास, बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी, ऑल इन्वेस्टर हैव द सेम एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम द फर्म नेट ऑपरेटिंग इनकम विच इज नेसेसरी टू इवेलुएट द वैल्यू ऑफ अ फर्म, ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर आ जाएगा। ये सभी जो हैं एजम्पशंस मोदिग्लियानी एंड मिलर अप्रोच की हैं, यानी कि MM हाइपोथेसिस की हैं। चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन आपके यहाँ दे रखा है द ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर से ये सवाल लिया गया है। द ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर इज सपोर्टेड बाय विच कॉम्बिनेशन ऑफ द फॉलोइंग। तो कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। कैपिटल स्ट्रक्चर में क्या होता है, इसके कुछ कंपोनेंट आपको याद रखने हैं कि कैपिटल स्ट्रक्चर में किन किन को शामिल किया जाता है, जैसे इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, डिवेंचर हो सकते हैं, बॉन्ड्स हो सकते हैं, और अदर लॉन्ग टर्म लोन्स भी हो सकते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर में। अब इसकी कुछ थ्योरीज हैं कैपिटल स्ट्रक्चर की, वो भी आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पर 4 थ्योरी आपको पढ़नी है कैपिटल स्ट्रक्चर में। पहली थ्योरी है नेट इनकम अप्रोच। पहली थ्योरी कौन सी है, नेट इनकम अप्रोच। इसको किसके, ये जो थ्योरी है किसके द्वारा दी गई है, डेविड डुरांड के द्वारा। डेविड डुरांड के द्वारा ये थ्योरी दी गई है, नेट इनकम अप्रोच, आपको ध्यान रखना है। और ये रिलीवेंस थ्योरी है। रिलीवेंस थ्योरी का मतलब जो मैं बता चुका हूँ आपको पहले ही। और सेकेंड थ्योरी है ट्रेडिशनल अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच को यहाँ पर इन्होंने दिया है एजरा सोलोमन। एजरा सोलोमन के द्वारा ये ट्रेडिशनल अप्रोच दी गई है, किसकी, कैपिटल स्ट्रक्चर की मैं बात कर रहा हूँ। और तीसरी थ्योरी आपको पढ़नी है नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच। नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच ये भी डेविड डुरांत के द्वारा दी गई है। और चौथी पढ़नी है मोदिग्लियानी एंड मिलर अप्रोच। ये 4 थ्योरी को आपको कैपिटल स्ट्रक्चर में पढ़ना है। तो चलिए इसका आंसर देते हैं। इसमें क्या पूछा गया, द ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर इज सपोर्टेड बाय विच कॉम्बिनेशन ऑफ द फॉलोइंग। ट्रेडिशनल थ्योरी भी है, नेट इनकम थ्योरी भी है। ये थ्योरी, ऐसी कोई थ्योरी यहाँ पर आपको नहीं दी गई है कैपिटल स्ट्रक्चर में। और ये नेट ऑपरेटिंग इनकम, यानी कि यहाँ का ऑप्शन जो है फर्स्ट, सेकेंड और फोर्थ वाला आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये पेकिंग थ्योरी कुछ कोई थ्योरी नहीं होती है, यही 3 थ्योरी हैं जो कैपिटल स्ट्रक्चर में आपको पढ़नी है। आगे देखिए, आगे पूछा गया इंडिकेट द करेक्ट कोड फॉर डिस्काउंटिंग कैश फ्लो टेक्निक। तो डिस्काउंटिंग कैश फ्लो टेक्निक आपसे यहाँ पर पूछी गई है फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स फ्रॉम द फॉलोइंग। तो डिस्काउंटिंग कैश फ्लो टेक्निक का मतलब हो गया वो टेक्निक जिनमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर किया जाता है, यानी कि मॉडर्न टेक्निक आपसे पूछी गई है कैपिटल बजटिंग की। तो नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड बिल्कुल मॉडर्न टेक्निक है, इसमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर किया जाता है। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न बिल्कुल IRR, ये भी मॉडर्न टेक्निक है, इसमें भी टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर किया जाता है। एक्सेस बेनिफिट कॉस्ट रेशियो, और इसी को जो कहते हैं प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स कहते हैं। तो ये तीनों जो हैं, ये तीनों जो टेक्निक्स हैं, ये डिस्काउंटिंग कैश फ्लो टेक्निक हैं। यहाँ टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर किया जाता है। तो यही आपका आंसर आ जाएगा 1, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। तो आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे देखिए, आगे आपसे फार्मूला दे रखा है, पूछा गया है किसके द्वारा ये फार्मूला दिया गया। तो फार्मूले को देखकर आप तुरंत बता सकते हैं, क्योंकि मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ ये फार्मूला किसका है। ये जो है बाल्टर का फार्मूला है। अभी मैंने आपको बताया है बाल्टर का फार्मूला, यही तो मैंने बताया था, P = D/KE, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सभी दे रखा है। P क्या है, मार्केट प्राइस ऑफ शेयर, E अर्निंग पर शेयर, D डिविडेंड पर शेयर, R रेट ऑफ रिटर्न, K इज कॉस्ट ऑफ इक्विटी। तो ये फार्मूला डायरेक्ट आप याद रखते हैं, बाल्टर मॉडल का है, बाल्टर ने दिया था।
यानी कि इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे देखिए, आगे आपसे देखिए क्या पूछा गया है इस क्वेश्चन में। हाइपोथेसिस फॉर कैपिटल स्ट्रक्चर इज बेस्ड ऑन विच कोड ऑफ द फॉलोइंग एजम्पशंस। तो कैपिटल स्ट्रक्चर में आपको मैंने 4 थ्योरीज बताई थी। द इनकम अप्रोच जो कि डेविड डुरान के द्वारा दी गई है, ट्रेडिशनल अप्रोच जो कि एजरा सोलोमन के द्वारा दी गई है, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच ये भी डेविड डुरान के द्वारा दी गई है, और मोदी गिलियानी एंड मिलर अप्रोच। तो हाइपोथेसिस को ही मोदी गिलियानी एंड मिलर अप्रोच कहते हैं। तो यहाँ पर इसकी एजम्पशंस आपको दी रखी हैं और आपको बताना है कौन सा यहाँ पर सही है। कैपिटल मार्केट आर परफेक्ट, बिल्कुल हाइपोथेसिस की एजम्पशंस है। फर्म्स बिलोंग टू इक्वल रिस्क क्लास, बिल्कुल सही। देयर इज 100% डिविडेंड पे आउट रेशियो, बिल्कुल ये कहा था हाइपोथेसिस के एजम्पशंस में। डी है देयर आर नॉमिनल कारपोरेट टैक्स, यही गलत हो जाएगा। देयर आर नॉमिनल कारपोरेट टैक्स यहाँ पर इनकी एजम्पशंस में नहीं था हाइपोथेसिस में, इसकी जगह पे था नो कारपोरेट टैक्स। समझ रहे हैं ना, उन्होंने साफ अपनी एजम्पशंस में कहा था नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ कारपोरेट टैक्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो ये आपका गलत हो जाएगा, आंसर आपका यही हो जाएगा ए बी सी। तो आप देख लीजिए ए बी सी यानी कि ऑप्शन बी चला जाएगा। तो आपको जो एजम्पशंस दी गई हैं वो भी आपको सही से पढ़ लेनी है, चाहे कैपिटल स्ट्रक्चर की बात करें, चाहे जो बस्टिंग टेक्निक है उनकी बात करें, और चाहे डिविडेंड पॉलिसी डिसीजन है उनकी बात करें। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अगला क्वेश्चन यहाँ से आपसे पूछा गया एक्यूजिशन ऑफ फर्म्स इज सेम एज। तो एक्यूजिशन का मतलब होता है टेक ओवर या एब्जॉर्प्शन। तो यही आ जाएगा सी डी आपका आंसर। ठीक है, तो ये आपका हो गया। चलिए आगे देखिए। अगला देखिए क्वेश्चन क्या है। इन केस द प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स ऑफ एन इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू 1, यानी पीआई की वैल्यू 1, यानी कि यहाँ बात करें तो यहाँ पर कौन सी कंडीशन होगी, यहाँ पर इंडिफरेंस कंडीशन होगी। प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट भी किया जा सकता है, रिजेक्ट भी किया जा सकता है। अब यहाँ पर बोला गया कि अगर पीआई की वैल्यू 1 है तो नेट प्रेजेंट वैल्यू की वैल्यू क्या होगी, मतलब एनपीवी की वैल्यू क्या होगी। अब मैं आपको बता चुका हूँ पी आई इक्वल टू 1 जो है वो इंडिफरेंस की कंडीशन को शो करता है, और इंडिफरेंस की कंडीशन को एनपीवी में कब शो किया जाता है, जब एनपीवी की वैल्यू 0 होती है। तो बस यही इसका आंसर है, एनपीवी की 0 कहाँ पे होगी, देखिए ये आपका आंसर हो जाएगा इक्वल टू 0। मैं शुरुआत में बता चुका हूँ पीआई यानी कि प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, और एनपीवी में आपको शुरुआत में ये सब चीज़ें बता चुका हूँ। पीआई अगर ग्रेटर देन 1 होगा तब प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट किया जाएगा, इसी प्रकार एनपीवी अगर ग्रेटर देन 0 है तो प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट किया जाएगा। उसी प्रकार पीआई इक्वल टू 1 है तो इंडिफरेंस की कंडीशन उत्पन्न होती है, उसी प्रकार पीआई की वैल्यू 1 है और इसी प्रकार एनपीवी की वैल्यू अगर 0 है तो यहाँ पर इंडिफरेंस की कंडीशन उत्पन्न होती है। और पीआई लेस देन 0 है, प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर दिया जाता है। एनपीवी की वैल्यू लेस देन 0 है तो जो है प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर दिया है। ये सीधा सीधा रिलेशन आपको याद रखना है, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स एंड नेट प्रेजेंट वैल्यू। चलिए आगे देखिए। इंडिकेट द करेक्ट कोड फॉर द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ डिसीजंस टू बी इनकॉर्पोरेटेड विद इन फाइनेंशियल डिसीजन। तो फाइनेंशियल डिसीजन की बात करें तो यहाँ इन्वेस्टमेंट डिसीजन आता है, फाइनेंसिंग डिसीजन आता है, और प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन डिसीजन, इसी को डिविडेंड डिसीजन कहते हैं। यानी कि जो प्राइसिंग डिसीजन है ये जो है फाइनेंसिंग डिसीजन में नहीं आता है। तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन और प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन डिसीजन, इसी को कहते हैं डिविडेंड डिसीजन। तो ए बी और डी आपका सही आंसर हो जाएगा। देख लीजिए ए बी डी कहाँ पे दिया है, ए बी डी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो ये हमारे 12 क्वेश्चन यहाँ पर मैंने आपको करा दिए हैं, जो कि मैंने यहाँ पर कुछ टॉपिक सेलेक्टेड किए थे वहीं से आपको क्वेश्चन कराए हैं। तो इम्पोर्टेंट टॉपिक मैंने आपको बताए थे। कहाँ से मैंने क्वेश्चन कराए हैं, कैपिटल बजटिंग टेक्निक से। मैं एक बार फिर आपको करा देता हूँ उसका रिवीजन जो अभी तक हम लोगों ने सीखा है। कैपिटल बजटिंग टेक्निक में आपने 2 तरीके की टेक्निक पढ़ी, एक ट्रेडिशनल मेथड जहाँ पर पेबैक और अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न से संबंधित क्वेश्चन किए। उसके बाद मॉडर्न टेक्निक की बात करें तो वहाँ पर आपने 3 टेक्निक पढ़ी, नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड एंड प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड। और बात करें एक और हमने चीज़ें पढ़ी थी कैपिटल स्ट्रक्चर में भी 4 चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, 4 थ्योरीज। नेट इनकम अप्रोच डेविड दुरान, ट्रेडिशनल अप्रोच एजरा सोलोमन, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच ये भी डेविड दुरान की है, मोदी गिलियानी एंड मिलर अप्रोच। ये 4 अप्रोच कैपिटल स्ट्रक्चर में आपने देख लिए। और उसके बाद आपने डिविडेंड पॉलिसी डिसीजन में कुछ अप्रोचेस देखी हैं, जैसे वाल्टर मॉडल जिसको रिलीवेंस मॉडल कहते हैं, गॉर्डन मॉडल ये भी रिलीवेंस, हाइपोथेसिस ये इरिलीवेंस मॉडल है। तो ये 3 टॉपिक से हमने क्वेश्चन यहाँ पर लिए थे। तो आई होप आपको कुछ चीज़ें समझ में आई होंगी, और आप अपना फीडबैक हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कैसा ये हमारा रहा वीडियो,
और चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।